हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेज। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये जो टॉपिक का नाम है, ये जो चैप्टर का नाम है, ये जो टॉपिक है हमारे पास, इस टॉपिक के नाम को ही समझेंगे। जब ये नाम हम समझ जाएंगे तो आगे तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। तो देखिए क्या है, तो देखेंगे इसके नाम में ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है जिसको जानने के बाद सारे क्वेश्चंस इतनी आसानी से हो जाएंगे। तो वो रहस्य जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या है, तो टॉपिक का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही है। तो हम आपको पिछले चैप्टर के बारे में रिकॉल करवाएंगे, थोड़ा सा बहुपद के बारे में। तो बहुपद में आपने पढ़ा था कि चर x, y, z और चर के बाद कांस्टेंट चर जो भी पढ़ा था, उसके बाद आपने बहुपद पढ़ा था। और बहुपद में आपने पढ़ा था कि देखिए कि ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4xy प्लस के 2 और x स्क्वायर प्लस y या y स्क्वायर प्लस के 3, इस प्रकार हमने बहुपदों के बारे में पढ़ा था। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत हो सकते हैं। x प्लस वाई प्लस 3, y प्लस 2, कितने भी बहुपद हो सकते हैं। तो देखिए, अब हमारा जो नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और हम चलेंगे समीकरण को छोड़ के बहुपद की तरफ देखेंगे। समीकरण की जगह पर बहुपद रखे देखेंगे तो क्या होगा, दो चरों वाले रैखिक बहुपद। क्या होगा, दो चरों वाले रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, दो चर। क्या आ रहे हैं, दो चर। तो सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण जिनमें कम से कम दो चर हो, और दो ही चर होंगे क्योंकि दो ही चरों वाले हैं, क्योंकि दो ही चरों वाले हैं। तो ऐसे समीकरण जिनमें दो चर हों, ठीक है, तो हम यहां से ऐसे बहुपद छांटेंगे जिनमें दो चर हैं। इसमें दो चर हैं, इसमें दो चर नहीं है, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी देखिए दो हैं और इसमें नहीं है। तो दो चर वाले बहुपद हमने छांट लिए। ठीक है, अब दो चर तो हमारे समझ में आ गए कि दो चर क्या होंगे साहब, कि दो अननोन वैल्यू होंगी, x y z x जो भी होंगी, दो अननोन वैल्यू, दो अज्ञात वैल्यू हमारे पास होंगी। ठीक है, और चर तो आप जानते हैं, यानी दो ही चर, दो कोई भी चर अपने पास होंगे, x y z x जो भी होंगे, दो तो होने ही है। दो चर लिखा है तो दो तो होंगे ही। उसके बाद देखिए, अब हम ये भी पता लगा लिया कि दो चर वाले बहुपद कैसे होंगे। ठीक है, अब इसने एक नाम और लिखा है, दो चर वाले रैखिक। क्या लिखा है, रैखिक। तो इनमें से हमें देखिए, दो चर वाले तो हमने छांट लिए, दो चर वाले तो हमने छांट लिए। तो दो चर वाले मैं यहां छांट के अलग लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2 और एक्स वाई प्लस के 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई, और कौन सा है, एक्स प्लस वाई प्लस के 3। ये हैं हमारे दो चर वाले। ठीक है, तो दो चर वाले तो हमने छांट लिए। अब इसके बाद एक नाम लिखा है रैखिक। क्या लिखा है, रैखिक।
अब रैखिक का पता कैसे लगाएंगे? रैखिक का पता कैसे लगाएंगे? तो हमने आपको बताया था कि बहुपद का घातांक या डिग्री बताया था। बहुपद का घातांक या डिग्री को याद करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर कि x की जो पावर है कितनी है? 2 है। y की पावर कितनी है? 2 है। तो किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम घात होगी, वही क्या होता है? बहुपद का घातांक होता है। ठीक है, वही होती है डिग्री। अब यहाँ पर बहुपद का घातांक मैक्सिमम कितना है? 2 है, यहाँ भी 2 है, तो घातांक यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, यानी इस पूरे बहुपद की जो घात है वो कितनी है? मैक्सिमम, अधिकतम घात 2 है। अब इस वाले में देखेंगे कि इन दोनों का हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहां भी घातांक कितना है? 2 है। अब यहां देखेंगे कि x² + y, अब यहां देखिए मैक्सिमम घातांक कितना है? 2 है यहां भी, क्योंकि x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो क्या x की पावर कितनी है? 2 है। हमें तो मैक्सिमम लेना है, ज्यादा से ज्यादा वाला लेना है, जिसमें ज्यादा होगी। तो यहाँ x² में पावर 2 है, तो हमारा घातांक 2 हो गया। इस वाले में देखेंगे कि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, और ये दोनों ही टर्म अलग अलग हैं, दोनों ही टर्म अलग अलग हैं। ठीक है, अगर ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में होते इस तरह, तो घात कितनी हो जाती? 2 हो जाती। लेकिन दोनों ही टर्म यहाँ पर अलग हैं, तो यहाँ पर जो घात होगी, घातांक क्या होगा? किसी भी पद में हमें घातांक सबसे ज्यादा मिलेगा, जिस पद में घातांक सबसे ज्यादा मिलेगा चर का, वही होगा हमारा घातांक। किसका? बहुपद का। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें पहले वाले पद में भी 2 है घात, दूसरे में भी 2 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई? 2 हो गई, तो घातांक कितना हुआ? 2। दूसरे वाले पद में देखिए, दूसरे वाले बहुपद में पहला जो पद है x × y, पद के हिसाब से देखेंगे यहाँ, तो पहले वाले पद में तो घात 2 ही है, एक घात इसकी एक इसकी, कितनी है? 2। ठीक है, अब यहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि यहाँ भी तो एक है, क्योंकि यहाँ पूरे पद की देखनी है, पूरे पद की देखनी है, पूरे पद की कितनी है? 2 है। अब यहाँ भी देखेंगे x² + y, पूरे पद की घात 2 है, अधिकतम घातांक 2 हो गया। यहाँ पर प्रत्येक पद की घात कितनी है? 1 है, प्रत्येक पद की घात 1 है, तो यहाँ पर देखिए घातांक कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1, 1 हो गया। अब ऐसे दो चर वाले ऐसे बहुपद जिनके घातांक 1 होंगे, 2 चर वाले ऐसे बहुपद जिनके घातांक 1 होंगे, वो होंगे रैखिक बहुपद। क्या होंगे? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपदों के बारे में मैंने बहुपद में भी आपको बताया होगा, बहुपद वाले चैप्टर में बताया है कि रैखिक बहुपद क्या होंगे। ठीक है, तो यहां आप समझ गए होंगे 2 चर वाले रैखिक बहुपद। इसके आगे जब हम चलेंगे तो बहुपद, रैखिक बहुपद का युग्म क्या हो गया? युग्म। अब वो युग्म क्या है? पहले अब इस बहुपद को हम समीकरण में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? समीकरण में। यहां तक समझ गए होंगे आप बहुपद, यहां तक पहुंच गए हम, 2 चरों वाले रैखिक बहुपद। अब इस टॉपिक में हमें समीकरण और युग्म, 2 चीजें और बची हैं, समीकरण और युग्म। तो सबसे पहले समीकरण को क्लियर कर लेते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक बहुपद यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 चर वाले रैखिक बहुपद ले लेते हैं। पहले क्या ले लेते हैं? 2 चर वाले रैखिक बहुपद। तो देखिए 2x + y - 2, 3x + 4y + 6। मान लीजिए मैंने 2 ही बहुपद ले लिए, यहां पर हम और भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर केवल 2 लिए हैं। तो ये हमारे क्या हैं? 2 चर वाले रैखिक बहुपद हैं। क्या है? रैखिक बहुपद। देखिए सबका घातांक कितना है? 1 1 है, यहां भी कितना है? 1 1 है। तो ये हमारे रैखिक बहुपद हो गए। और इन दोनों में 2 चर हैं, एक x है एक y है, एक x है एक y है, तो ये क्या हो गए? 2 चर वाले रैखिक बहुपद हो गए। ठीक है, तो 2 चर दिखाई दे रहे हैं x y, 2 चर वाले हो गए।
और घातांक इनका एक है दोनों का, तो रैखिक हो गए, और दोनों ही बहुपद हैं तो क्या हो गए, बहुपद हो गए। तो दो चर वाले रैखिक बहुपद हो गए। अगर यदि कोई भी बहुपद इक्वल का साइन लेकर जीरो के बराबर हो जाए, किसी के भी बराबर हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहां पर देखिए दो भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी बहुपद इक्वल का साइन लेकर दूसरी साइड में भी कोई नंबर प्राप्त करता है, ठीक है, या फिर ऐसे लिखेंगे, यदि किसी भी बहुपद में इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन जब भी लग जाएगा बहुपद में, और या फिर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चलते हैं हम, किस में चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चलते हैं। हमें कोई भी बहुपद या समीकरण जो भी दे रखा होगा उसको हम स्टैंडर्ड में चेंज कर लेंगे तो ऐसी फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी, ऐसी आएगी, क्योंकि सॉल्व करने के बाद उस पूरे को, दोनों पक्षों को सॉल्व करने के बाद एक साइड में हमें जीरो रखना है और एक साइड में सारे नंबर रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा समीकरण। क्या कहलाएगा, समीकरण। जब भी कोई भी बहुपद अगर जीरो के बराबर हो जाए, यदि कोई बहुपद जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा समीकरण। क्या कहलाएगा, समीकरण। तो अब जो हमारा बहुपद था वो किस में चेंज हो गया, समीकरण में चेंज हो गया, ठीक है। जब भी कोई भी बहुपद बराबर का साइन लेकर जीरो के बराबर हो जाए, यानी दो पक्ष हो जाए, क्या हो जाए, दो पक्ष हो जाए, ठीक है। जब किसी व्यंजक के दो पक्ष हो जाएंगे यहां पर, तो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो यहां पर देखिए बहुपद में बराबर जीरो रखा हमने, तो दो पक्ष हो गए, ठीक है, दो पक्ष हो गए, तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। और यहां भी क्या है, दो पक्ष हो गए, तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया, ठीक है। अब देखिए इसको और समझ लेंगे कि दो पक्ष में इधर जीरो ही क्यों होगा, दो पक्ष में जीरो ही क्यों होगा। दो आ जाए, चार आ जाए, छह आ जाए तो क्या करेंगे, पांच आ जाए तो क्या करेंगे, तो क्या समीकरण नहीं होगा, तो क्या समीकरण नहीं होगा। तो देखिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर दो आ गया, अब आप कहेंगे साहब आपने बताया था कि बहुपद अगर जीरो के बराबर हो जाए तो समीकरण होगा। अब ये तो दो के बराबर है, आप सीधे देखते हैं कि समीकरण नहीं है, ये समीकरण नहीं है। आप तो ऐसा ही करोगे देखने के बाद, लेकिन करना क्या है कि हमने आपको बताया सॉल्व करने के बाद दोनों पक्षों को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक पक्ष में जीरो और दूसरे पक्ष में हमारे में सारे नंबर्स या वेरिएबल्स, चर जो भी होंगे, ठीक है, एक पक्ष में होंगे, दूसरे पक्ष में जीरो होगी, तो वो होंगे हमारे मानक यानी सरलतम रूप होंगे, वो हमारे समीकरणों के सरलतम रूप होंगे। अब ये हमारा जो समीकरण है ये सरलतम रूप में नहीं है, इसको हम सरलतम रूप में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 3x प्लस के 4y प्लस के 6, और ये दो इधर ट्रांसफर होंगे, ठीक है, इधर पक्षांतरण इनका होगा, तो क्या होगा, माइनस के 2 बराबर जीरो हो गया, जीरो। जब भी किसी बहुपद को, जब किसी समीकरण को सरलतम रूप में बदल लेंगे तो उसके दूसरे पक्ष में जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ठीक है, अब देखिए एक साइड में बहुपद है और दूसरी साइड में जीरो है, तो जब कोई बहुपद जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब इतना समझ गए होंगे आप। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3x प्लस के 4y और 6 में से 2 गए तो 4 प्लस के 4 बराबर जीरो, ये हो गया समीकरण, ठीक है। अब जीरो लगा देते तो समीकरण ये हो जाता, लेकिन यहाँ दो लगा रखा है, इसको सरलतम रूप में हमने चेंज किया, बदला, तो सरलतम रूप में बदलने के बाद ये 3x प्लस 4y प्लस के 4 बराबर जीरो आ गया। अब देखिए यहां से ये हमारा समीकरण हो गया, ये हमारा एक समीकरण है। अब मैं इतना आप समझ गए होंगे, इनको हटाकर एक समीकरण, इनमें से कोई भी एक समीकरण लिख लेता हूं। तो देखिए 3x प्लस के 4y प्लस के 4 इक्वल्स टू 0 बराबर 0, तो ये समीकरण 2 हो गया, दो समीकरण हो गए। अब आप इतना समझ गए होंगे, बहुपद को अब हम यहां से हटा देंगे, तो ये हो गया आपका, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बन गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब जो हमारा टॉपिक दे रखा है इसमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हो गया, अब एक चीज और बची है, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है, युग्म। अब युग्म और बचा है,
यहां तक आप दो चर समझ गए होंगे, रैखिक समझ गए होंगे, समीकरण समझ गए होंगे, बस एक युग्म और बचा है, उसको समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण एक ये है और नीचे दो है, तो यहां पर कितने समीकरण लिखे हुए हैं? यहां पर दो समीकरण लिखे हुए हैं। जब यहां पर दो समीकरण लिखे हुए हैं तो यहां जब भी कोई चीज दो में होती है तो उसको क्या कहते हैं बताइए? जब भी कोई चीज दो, हमेशा दो साथ लेकर चले, हमेशा दो साथ लेकर चले तो क्या होती है? अब देखिए जैसे एक समीकरण दूसरा समीकरण, ठीक है, और देखिए एक स्लीपर दूसरा स्लीपर, एक शूज दूसरा शूज, ठीक है, एक सॉक्स दूसरा सॉक्स, तो क्या कहते हैं उनको? जोड़ा कहते हैं कि नहीं कहते? तो जब हमारे पास समीकरण दो होंगे तो जोड़ा होगा, जूते दो होंगे तो जोड़ा होगा, चप्पल दो होंगी तो जोड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कोई भी दो चीजें होंगी तो वो क्या होगा? जोड़ा होगा। इसी प्रकार यहां पर भी समीकरणों का क्या है? जोड़ा। क्या है ये? जोड़ा। जब समीकरण दो होंगे तो क्या होगा? ये जोड़ा होगा। अब इस जोड़े को यहां टॉपिक में गणितीय भाषा में क्या लिख दिया है? युग्म। क्या लिख दिया है? युग्म। इसी जोड़े को गणितीय भाषा में युग्म लिख दिया है। अब आप इस पूरे टॉपिक का मतलब समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समझ गए? अब इसको पुनः रिविजिट कर लेते हैं कि दो चर वाले दो चर हैं इसमें, और रैखिक समीकरण है घातांक एक है, और ये समीकरण है बराबर 0 के है, और दो समीकरण है इसलिए क्या है? युग्म है। अब आप समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका जो टॉपिक का नाम है वो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो चलिए आगे। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा हल में संबंध व शर्तें। यहां पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे। अभी मैंने आपको बताया है, ये तो आप जान ही गए हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब इनको आपको बराबर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म होगा जिसके द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी तथा उनके हल कैसे होंगे इसके आधार पर, तथा उनके जो अनुपात होंगे, उनके जो गुणांकों के अनुपात होंगे, उनमें क्या संबंध होगा, क्या शर्तें होंगी, ये सब यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए व्यवहार और हल में संबंध और शर्तें क्या होंगे यहां पर हम देखेंगे। तो यहां देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहां दो मानक समीकरण क्या हो सकते हैं। दो मानक समीकरण युग्म क्या होंगे? मानक रैखिक समीकरण युग्म। मानक रैखिक समीकरण युग्म देखिए क्या होंगे, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इजकल टू 0। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये हैं आपके मानक रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो मानक रैखिक समीकरण युग्म का मतलब ये है कि आपके जो रैखिक समीकरण होंगे इस टाइप के होंगे। किस तरह के होंगे? इस तरह के होंगे, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी x का कोई गुणांक होगा, y का कोई गुणांक होगा, यहाँ अचर पद होगा बराबर 0, और यहाँ x का कोई गुणांक होगा, y का कोई गुणांक होगा, और यहाँ पर अचर पद होगा बराबर 0। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे,
एक एक करके समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के जो व्यवहार हैं, जो प्रकृति है, उसके आधार पर हम इसमें कुछ 2, 3, 4 प्रकार के समीकरण युग्म लेंगे और उनको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि उनके व्यवहार को हम कैसे डिसाइड करेंगे। समीकरण युग्म द्वारा अगर रेखिक समीकरण युग्म हमें दे रखा है तो उसके व्यवहार को हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, तथा उसके हल को कैसे बताएंगे, बिना सॉल्व किए इसके हल कैसे होंगे, ठीक है, और उनके अनुपातों में संबंध हमें बताना था, ठीक है, संबंध व शर्तें। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहां पर उदाहरण के तौर पर हम एक युग्म लेते हैं। फर्स्ट एक युग्म है अपने पास x - 2y = 0। समीकरण नंबर 1, और इसका युग्म का दूसरा समीकरण है 3x + 4y। 3x + 4y - 20 = 0। 20 = 0, ये है हमारे समीकरण। अब ये हमें एक समीकरण युग्म दे रखा है। इस समीकरण युग्म को हम व्यवहार चेक करेंगे, इसकी प्रकृति बताएंगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी। देखिए यहाँ पर रैखिक लिखा है, तो रैखिक का मतलब ये है कि इनके जो ग्राफ बनाए जाएंगे, इन रेखाओं के, इन समीकरणों के जब ग्राफ बनाए जाएंगे तो वो सीधे रेखा होंगी। कैसी होंगी? सीधी रेखाएं होंगी, चाहे वो कैसी भी हो, सीधी रेखाएं होंगी, ठीक है। इसलिए इनका नाम है रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इनसे जो निरूपित ग्राफ होंगे वो रेखाएं होंगे। क्या होंगे? रेखाएं होंगी। तो समीकरण एक रेखा निरूपित करता है, तो यहाँ पे 2 समीकरण है, तो कितनी रेखाएं होंगी? 2 रेखाएं होंगी। तो इन दोनों रेखाओं की प्रकृति हमें बतानी है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या संबंध रखती हैं, ठीक है, कैसे इनकी प्रकृति होगी। तो देखिए x - 2y = 0 पहला समीकरण, और 3x + 4y - 20 = 0, ठीक है, दूसरा समीकरण है। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, मानक रैखिक समीकरणों से इनकी तुलना करेंगे, मानक रैखिक समीकरणों से इनकी तुलना करेंगे। तो देखिए x का गुणांक पहले वाले समीकरण में कितना है? a1, कितना है? a1। और यहां से देखिए पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है? 1। तो a1 = क्या हो गया? a1 = 1 हो गया। अब यहां से देखिए y का गुणांक पहले वाले समीकरण में कितना है? b1, और पहले वाले समीकरण में यहाँ y का गुणांक कितना है? -2। पहले वाले समीकरण में अचर पद कितना है? c1, और पहले वाले समीकरण में यहाँ पर अचर पद क्या है? यहाँ है नहीं। जो चीज नहीं होगी वो 0 होगी, यह हमने आपको पहले भी बताया है। दूसरे वाले की तुलना करेंगे, दूसरे वाले की तुलना करेंगे तो देखिए a2, x का गुणांक a2 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, y का गुणांक v2 है, और यहाँ पर y का गुणांक 4 है, और c2 है अचर पद, और यहाँ पर अचर पद है -20। ये हो गया। अब देखिए अब इनमें हम संबंध निकालेंगे। तो देखिए इन अनुपातों की तुलना करेंगे, तो इनके अनुपात जब हम निकालेंगे, देखिए अनुपात क्या होंगे। ये तो हमने जो निकाले हैं ये क्या हैं? गुणांक हैं। क्या हैं? गुणांक। अब इन गुणांकों के देखिए अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात क्या होंगे? a1/a2। a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 3। b1/b2, b1 कितना है? -2, और b2 कितना है? 4। इसको सिंपल करेंगे, सरल इसको करेंगे तो क्या होगा? 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो -1/2, ठीक है। ये हो गया आपका -1/2। अब देखिए c1/c2, c1/c2, तो c1 कितना है? 0, और c2 कितना है? -20, तो कितना आ गया अनुपात? 0 आ गया। अब देखिए इन अनुपातों के आधार पर हम बताएंगे कि रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी। अब यहां से देखिए a1/a2 और b1/b2 में क्या संबंध है। a1/a2 हमारा 1/3 है,
और b1/v2 हमारा -k1/2 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह आएगा? बराबर नहीं का चिन्ह आएगा। और सबसे पहली कंडीशन यही है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर पहले वाले दोनों अनुपात बराबर नहीं मिलते हैं तो बस यही, इसके आगे तुलना करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखिए, जब दो समीकरण हमें दे रखे होंगे और उनके गुणांकों की अब तुलना करेंगे हम, और तुलना करने के बाद जब हम रिलेशन निकालेंगे तो इस प्रकार का अगर रिलेशन आएगा तो वहां पर देखिए क्या क्या शर्तें हमें मिलेंगी। तो पहली शर्त यह है कि रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। अब समस्या यह है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? तो देखिए, समझ लेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन हमें प्राप्त होगी तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं कि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप की रेखाएं बनेंगी। ठीक है? इस टाइप की रेखाओं का मतलब है अगर रेखाएं काटें एक दूसरे को, अगर रेखाएं एक दूसरे को यहां पर बना के दिखा देते हैं। ठीक है? देखिए, रेखाएं प्रतिच्छेदी कैसी होंगी? कुछ इस प्रकार की होंगी। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वो क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब ये वाली कंडीशन हमें प्राप्त होगी, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब देखिए, दो दो कंडीशन मिल गई। एक कंडीशन के साथ हमें दो दो कंडीशन मिल गई कि अगर ये वाली कंडीशन प्राप्त होगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो ये कंडीशन होगी। ठीक है? अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमें मिल जाए, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल जाएं या फिर ये वाली कंडीशन मिल जाए, तो हम देखिए क्या कह सकते हैं, इस वाले इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। एक से ज्यादा हल इसके नहीं होंगे। ठीक है? तो देखिए, हल मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? अद्वितीय होगी, यानी एक हल होगी। इन दोनों समीकरणों के लिए एक्स वाई की वैल्यू जैसे 4 और 2 आई, तो कितनी बार भी सॉल्व करें, किसी भी तरीके से सॉल्व करें, हमेशा 4 और 2 ही आएगी। अद्वितीय का मतलब होता है जो वैल्यू एक बार आ रही वो दोबारा में भी आएगी, वही तीसरी बार में आएगी। किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, या इसकी एक से अधिक वैल्यूज भी नहीं आएंगी। एक बार तो 4 2 आ गई, एक बार 4 6 आ गई, एक बार 2 5 आ गई, ऐसे नहीं आएगी। 4 2 आई है तो किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे हमेशा 4 2 ही आएगी। ये होता है आपका अद्वितीय। ठीक है? अब देखिए तीसरा, अब जो समीकरण युग्म होंगे, समीकरण युग्म होंगे, इनमें एक संबंध और होगा, एक संबंध और होगा, संगत। क्या होगा? समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत युग्म होंगे। कैसे होंगे? संगत युग्म। और देखिए, अब एक कंडीशन और आ गई, अगर अद्वितीय हल होंगे या एक हल होगा, यदि अद्वितीय हल होंगे या एक हल होगा इन दोनों समीकरणों का, तो ये वाली कंडीशन प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और संगत युग्म होंगे। यदि संगत युग्म होंगे तब भी ये वाली कंडीशन प्राप्त होंगी। संगत युग्म होंगे तो कंडीशन ये होगी, अद्वितीय हल होंगे, एक हल होगा, और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो हर एक कंडीशन, हर एक यहां पर जो लाइन है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है? ये वाली कंडीशन इन सब से जुड़ी हुई है, ये वाली कंडीशन इन सब से जुड़ी हुई है, ये वाली कंडीशन इन सब से जुड़ी हुई है, ये वाली कंडीशन इन सब से जुड़ी हुई है। लेकिन यहां पर ये जो संगत युग्म है ना, ये किसी और का भी है, ये किसी और का भी है। तो देखिए, ये वाली कंडीशन इससे बिल्कुल विशेष रूप से जुड़ी हुई है, ये वाली कंडीशन भी इससे विशेष रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन ये कंडीशन विशेष रूप से जुड़ी हुई नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन भी हो सकती है, एक अन्य कंडीशन और है वो भी हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ
इस कंडीशन के दो संबंध हैं और इनका केवल एक एक संबंध है। यानी ये कंडीशन होगी तो ये तो होंगे ही होंगे, ये भी होगा, लेकिन अगर ये हमें दे रखा है तो हम ये नहीं कह सकते कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या आदित्य हल होगा या एक हल होगा, कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, संगत युग्म होने पर इतना कह सकते हैं कि इसका हम हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए चौथा, एक इनका और नाम होगा, ये जो समीकरण होंगे हल देंगे एक दूसरे का, हल एक दूसरे का देंगे तो यहां पर क्या होंगे? अविरोधी होंगे। कैसे होंगे? अविरोधी। अविरोधी समीकरण युग्म। कि अगर दो समीकरण हमें दे रखे हैं और दोनों समीकरणों की तुलना करने के बाद अगर ये वाली कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और उनका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा, ठीक है। और या फिर और वो कैसे होंगे? संगत युग्म होंगे, ठीक है। और कैसे होंगे? अविरोधी समीकरण युग्म होंगे। अब ये कंडीशन, एक कंडीशन आने पर हमें चार चार कंडीशन मिलेंगी, ठीक है। एक कंडीशन आने पर हमें चार उत्तर मिलेंगे, ये है। अब ये सब आपस में इतने जुड़े हुए कि इनमें से कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बोलेगा प्रतिच्छेदी रेखाओं का, प्रतिच्छेदी रेखाएं होने का शर्त लिखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं होने की शर्त लिखिए, ये संबंध लिखिए, ये है शर्त इसकी। अद्वितीय हल होने के लिए, एक हल होने के लिए शर्त लिखिए, ये है संबंध लिखिए, यही है, ठीक है। अद्वितीय हल होने पर रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ये संबंध होने पर या शर्त होने पर रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। यही बताना है, आप उसमें जुड़े हुए हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां बिल्कुल अच्छे से समझ में और आएगा, ठीक है। यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन वहां पर जब एप्लीकेशन करेंगे तो बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाएगा कि ये यहाँ पर क्यों इतने सारे संबंध इसमें आ रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। नोट कर लेंगे आप इसको। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है इसी का, यानी अब हमें दूसरा समीकरण युग्म दे रखा है। अब उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में दूसरा समीकरण युग्म दे रखा है, उसके बारे में इसकी तुलना करके हम विश्लेषण करेंगे अनुपातों का। तो देखिए उनके अनुपातों में क्या संबंध होता है और उस संबंध के आधार पर हमें ये जो चार रिजल्ट मिले हैं, इधर 3 होंगे, 4 होंगे, ठीक है, जो भी रिजल्ट इधर होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए 2x + 3y - k9 = 0, 2x + 3y + 9 = 0, समीकरण नंबर 1। क्या है? समीकरण नंबर 1। दूसरा है आपका 4x + 6y - k18, 4x + 6y - k18 = 0, समीकरण नंबर 2। और ये भी हमारा -9 है, प्लस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर -9 है। 2x + 3y - 9 = 0, समीकरण नंबर 1। और 4x + 6y - k18 = 0, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं, यानी समीकरणों का एक युग्म दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। वही यहाँ पर तुलना करेंगे सबसे पहले। अब मैं यहाँ पर a1 बराबर इतना, b1 बराबर इतना लिखना नहीं लिखूंगा, मैं सीधे अनुपात लिखूंगा, क्योंकि आप जान गए हैं कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपको कैसे निकालना है। तो देखिए अनुपात जब मैं लिखूंगा तो a1/a2 कितना होगा? a1 यहाँ पर क्या है? 2, और a2 क्या है? 4, तो 2/4 यानी 1/2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब b1/b2 निकालेंगे तो देखिए क्या होगा? b1/b2 है 3/6, यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 1/2। और जब c1/c2 यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या होगा? -9/18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये हो गया आपका 1/2। अनुपात यहाँ तीनों आ गए। अब यहाँ से देखेंगे कि इन अनुपातों के आधार पर a1/a2 बराबर है क्या?
A1/A2 1/2 है और B1/V2 भी 1/2 है। दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो तीसरे वाले अनुपात को भी हम चेक करेंगे। ठीक है, जब पहले वाले अनुपात अगर बराबर नहीं होंगे तो सीधा पहले वाला संबंध जो हमने बताए आपको वो हो जाएगा। अगर पहले वाले दोनों अनुपात बराबर हो गए तो तीसरे वाले को भी चेक करेंगे। तो तीसरा वाला भी हमें बराबर दिखाई दे रहा है, तो ये भी C1/C2 क्या हो गया? बराबर हो गए। अब जब तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तो ये जो प्रतिबंध निकल के आएगा, ये जो प्रतिबंध निकल के आया है A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 प्रतिबंध या शर्त, ये जो निकल के आई है, इस शर्त के आधार पर दोनों रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती। अब गुरुजी कभी संपाती होंगी कभी कुछ होगा, आप तो परेशान कर लोगे इस चैप्टर में। आप तो परेशान करके छोड़ोगे, पता नहीं कहां से नाम लेके आते हो। अब समझाओ इनको संपाती क्या होंगे, तो समझिए संपाती क्या होंगी। ये देखिए संपाती क्या होंगी। संपाती होंगी यहां पर, ये एक लाइन ए बी है और इसके अंदर एक लाइन पी क्यू है? दो लाइन दिख रही है, एक दिख रही है? पूरी नाम तो दो हैं कि लाइन तो एक ही दिख रही है। नाम दो हैं लेकिन लाइन एक ही दिख रही है। तो यही तो होती है संपाती। तो यही संपाती होती है, जब नाम दो हों और लाइन एक ही दिखे तो होगी हमारी संपाती। लेकिन वो ऐसा होगा कैसे? ऐसा होगा कैसे हमारी समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में? तो देखिए, जब एक लाइन पहले से हमारी यहां पर ए बी खींची हुई है, क्या है? ए बी यहां पर। अब अगर इसके ऊपर से मैं कोई लाइन इधर खींच देता हूं, इसके ऊपर से ही खींचिए, देख ली खींचिए कि नहीं? और लाइन का नाम क्या है? पी क्यू। आगे की नहीं ये वाली कंडीशन देखिए। अब क्या है? हमने ए बी को अंदर ले लिया है, पी क्यू को बाहर कर दिया, बस इतना अंतर है। बाकी कंडीशन वही है। आपको लाइन एक ही दिखाई दे रही है लेकिन लाइन का जो नाम है वो दो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होगी, एक लाइन के ऊपर से जब दूसरी लाइन निकल जाएगी तो ऐसी लाइनों को, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं। क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं। तो रेखाओं का व्यवहार तो हम समझ गए कैसे होंगी? संपाती होंगी। उनका ग्राफ भी हमने साथ के साथ में समझ लिया कि संपाती रेखाएं होंगी। वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाएगी कि एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा निकल के जाएगी। और संपाती का मतलब वही है कि रेखाएं एकदम से ऐसे मान लीजिए बिल्कुल समान होंगी। क्या होंगी? समान होंगी। तो इनकी कंडीशंस क्या होंगी? सबसे पहले नंबर एक, रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? रेखाएं होंगी संपाती दो। अब यहां पर देखिए, संपाती रेखाएं जब होती हैं तो हमारे पास देखिए हल जो होता है, आप थोड़ा सा हल के बारे में भी समझ लेते हैं। हल होता क्या है? जब हमारे पास रेखाएं प्रतिच्छेदी थी तो एक रेखा ये निकल के चली गई और दूसरी रेखा मान ले इधर से आ गई या कहीं से भी आई। रेखाएं दो ही हैं अपने पास, एक इधर से गई एक इधर से आ गई। तो ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी है कि नहीं है? और प्रतिच्छेदी रेखाएं देखिए एक दूसरे को केवल एक ही जगह पर काट रही है। कहां काट रही है? केवल एक जगह पर। ये जो काटना होता है ना, ये जो कटान बिंदु है, यही होता है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु और इसी को कहते हैं हल। क्या कहते हैं? हल। तो जितनी जगह रेखा काटेगी एक दूसरे को, वही होंगे हमारे हल। क्या होंगे? हल। ठीक है। तो दो समीकरणों के हल वही होते हैं जब दो समीकरण एक दूसरे को काटेंगे, यानी दो समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटेंगी और जितनी बार काटेंगी उनके हल कितने होंगे? उतने ही होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बार ही काट रही हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को एक बार ही काट सकती हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं, अब एक बच्चा तो गुरुजी मैं तो दो बार कटवाऊंगा, ये रेखा ऐसे आई और घूम के ऐसे काट गई, ऐसे नहीं, फिर रेखा नहीं रहेगी ना। रेखा हमेशा सीधी चलती है,
रेखा हमेशा सीधी चलती है। अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो रेखा नहीं रहेगी। ऐसे आई और ऐसे, मेरी तो रेखा पहले एक बार यहाँ काट गई, फिर ऐसे घूम गई, फिर 2 बार काट रही है, फिर ये रेखा नहीं रही। रेखा हमेशा सीधी चलती है, इधर जाएगी तो इधर ही रहेगी और इधर आएगी तो इधर ही रहेगी। तो ये 2 रेखाएं आपस में एक बार ही काट सकती हैं, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल क्या होता है? एक होता है। अब देखिए संपाती रेखाओं के बारे में समझिए। अब ये जो संपाती रेखाएं हैं कि एक यहां पर पहले ये रेखा दे रखी थी और दूसरी रेखा ने आके इसके ऊपर चढ़ाई कर दी, यहां इसने काट दिया, फिर यहां काट दिया, फिर यहां काट दिया। देखिए ये तो काटती जा रही है, मतलब टच करती जा रही है। टच करना या काटना वही सॉल्यूशन होगा, वहीं पे हमारा हल होगा। अब ये तो हर जगह काटती जा रही है, काटती जा रही है। ऐसे तो हम बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे हल होंगे, तो वो क्या होंगे? हमारे अपरिमित होंगे। क्या होंगे? अपरिमित होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अपरिमित। अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल निकल के आ रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ पर हमारे अनेक हल निकल के आए हैं। ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब तक ये चलेगी, जहां जहां काटती जाएगी, थोड़ी सी दूरी पर जैसे भी थोड़ी आगे बढ़ेगी तुरंत काटेगी, तुरंत टच करेगी। और अगर ऐसा करेगी तो तुरंत एक हल देगी, फिर थोड़ा और चलेगी फिर एक हल देगी। तो थोड़ा सा भी खिसकेगी तो एक हल तुरंत देगी। तो संपाती रेखाएं जगह 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 अपना हल देती हैं। तो ऐसे तो इतने सारे हल हो जाएंगे, कैसे काउंट करेंगे इनको? तो ये अपरिमित रूप से कैसे, कितने होंगे? अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक होंगे। जब रेखाएं बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, रेखाएं मान लिए बहुत ज्यादा लंबी हो गई, तो कब तक आप काउंटर करोगे? कब तक आप गिनोगे? हलों की संख्या आप कब तक गिनोगे? नहीं गिन पाओगे। नहीं गिनेंगे तो यहां पर क्या होगा? अनंत हल। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। अनंत मतलब है हम गिन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या होंगे? अनंत हल होंगे। कंडीशन नंबर 3 हल आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन क्या है। अगर चाहे भले ही एक से ज्यादा हल दे रही है, हल तो दे रही है ना, ये दोनों रेखाएं भले ही एक से ज्यादा हल दे रही हैं, हम इनको गिन नहीं सकते हैं, तो हल तो दे रही है ना। जब हल रेखाएं देंगी तो कैसी होंगी? इनका जो युग्म होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। सीधी बात है। ठीक है, जो हल देंगी रेखाएं, ठीक है, और कुछ लोग तो समझ रहे होंगे फल देंगी। अरे फल नहीं है, हल देंगी। ठीक है, कुछ बच्चे जिनको भूख लग रही होगी वो सोच रहे हैं फल देंगी। फल नहीं देंगी, हल देंगी, और हल को ही यहाँ पर फल कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का फल नहीं है, आप समझे आम अमरूद वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए चौथा, इसमें मेरे हिसाब से 3 ही पॉइंट है। अब इसमें एक और है, देखिए आश्रित। अब ये वाले जो समीकरण है एक दूसरे पर आश्रित होंगे। आश्रित क्या है? जहां से स्टार्ट हुआ वहां से आश्रित ही है, एक के ऊपर एक चल रहे। अब ये नहीं पता चल रहा कि लाइन पहले कौन सी है बाद में कौन सी है ना। अभी मान लीजिए यहां पर ए बी पी क्यू पहले है, ए बी बाद में। एक बच्चे ने क्या किया? ए बी को ही पहले बना दिया और पी क्यू बाद में बनाई। तो ये यहां पता नहीं चल रहा है कौन सी लाइन पहले कौन सी बाद में, कौन सी किसके ऊपर है। ठीक है, तो यहां से ये क्या है? आश्रित समीकरण है। दोनों दोनों समीकरण कैसे हैं? आश्रित हो गए। समझ गए होंगे, नोट कीजिए इसको। कंडीशन नंबर 3 क्या है? अब हमें एक अलग टाइप का समीकरण युग्म दे रखा है। ठीक है, x + 2y - 4,
एक्स प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 और 2x प्लस के 4y माइनस के 12, 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। हमें ये समीकरण युग्म दे रखा है और ये जो समीकरण युग्म है, ये जो समीकरण युग्म है यहाँ हमारा, ये पिछले दो समीकरण युग्मों से अलग प्रकार का है। तो ये इनके रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, क्या कंडीशन आएगी, क्या संबंध आएगा, वो यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए पहले तो अनुपात निकालें इसके। तो अनुपात क्या होंगे, a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 यानी 1/2, 1/2। b1 बट्टे b2 जब हम निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 2/4 है और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। और c1 बट्टे c2 जब यहाँ से निकालेंगे तो माइनस के 4 बट्टे माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 1/3। अब देखिए यहाँ पर, अब इनके अनुपातों की हम तुलना करेंगे तो क्या मिलता है हमें, देखिए a1 बट्टे a2 अपॉन 1/2, सॉरी, अब तुलना हम इनकी करेंगे। देखिए तो a1 बट्टे a2 कितना है, 1/2, और b1 बट्टे b2 कितना है, 1/2, और दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं, तो दोनों बराबर लिख जाएंगे। और हमने आपको क्या बताया था कि अगर पहले दो अनुपात बराबर हो जाएं तो तीसरा अनुपात लेना जरूरी है। तो तीसरा अनुपात देखिए यहाँ पर 1/3 है। भाई ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा तो अलग ही है। ये तीसरा जब अलग है तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि बाकी दोनों 1/2 है, ये 1/3 है, ये सबसे अलग है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, कंडीशन अगर हमें दो समीकरण दे रखे होंगे, उनमें इस प्रकार की कंडीशन मिले तो क्या होगा, रेखाओं का जो व्यवहार होगा, जो प्रकृति होगी, वो कैसी होगी, किस प्रकार की रेखाएं होंगी। तो यहाँ देखिए, अगर इस प्रकार की कंडीशन मिलती है हमें तो रेखाएं हमारी समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये मान लीजिए ए बी रेखा है, ये पी क्यू रेखा है, और दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार की कंडीशन मिलने पर हमें क्या क्या शर्तें यहाँ पर मिलेंगी। सबसे पहली शर्त है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का चित्र ये बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी शर्त हमारी हल के लिए आती है। किसके लिए, हल के लिए। तो हल देखिए यहाँ पर, ये भी समांतर है, ये समांतर है। बताइए समांतर रेखाएं कहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहीं काटती हैं क्या? तो देखिए समांतर रेखाओं की परिभाषा में ही इनका उत्तर छिपा है। कैसे कि समांतर रेखाएं, इनकी परिभाषा यही है कि जब दो रेखाएं ऐसी हों कि वे आपस में कहीं भी नहीं काटें तो क्या होंगी, समांतर रेखाएं। और मैंने आपसे यही तो पूछा है, ये कहीं काटती हैं क्या, नहीं काटती। बोलो ना, परिभाषा के आधार पर आप कह सकते हो कि समांतर रेखाएं नहीं काटती। जब नहीं काटती तो मैंने क्या बताया, जब रेखाएं नहीं काटेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और काटेंगी तो सॉल्यूशन होगा। एक जगह काटेगी तो एक सॉल्यूशन, दो जगह काटेगी तो दो सॉल्यूशन, और जगह जगह काटेगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन। तो रेखाएं जब काट ही नहीं रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं।
अब तीसरी जो कंडीशन होगी क्या होगी, अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर रेखाएं कोई भी हल देंगी, चाहे हल एक दें चाहे एक से ज्यादा हल दें, वो संगत होंगी। हल अगर देंगी तो संगत जरूर होंगी, और संगत होंगी तो हल देंगी। अब यहां हल ही नहीं दे रही है तो कैसी होंगी, असंगत होंगी। तो युग्म हमारा कैसा होगा, असंगत युग्म होगा। और चौथी कंडीशन है आपकी निराश्रित समीकरण युग्म। अब ये दोनों देखिए एक दूसरे पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं है, स्वतंत्र चल रहे हैं सीधे। ये अपनी रास्ते पर सीधा चला जा रहा है, ये अपनी रास्ते पर सीधा चला जा रहा है, किसी पे भी कोई आश्रित नहीं है। ठीक है, दो सड़क पकड़ ली उन्होंने सीधी सीधी, उन पे चलते जा रहे हैं। जब आश्रित नहीं है तो दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे, निराश्रित होंगे। कैसे होंगे, निराश्रित। निराश्रित समीकरण युग्म। देखिए आपको ज्यादातर इसमें पहले, दूसरे और तीसरे यही कंडीशन देखने को मिलेंगी। कभी अगर आपको एग्जाम में ये मिल जाए तो मैं ये कंडीशन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप सारी चीजें जानते हैं, बस इस एक लाइन के चक्कर में अपना आया हुआ सवाल आप छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सारी कंडीशंस जितनी पॉसिबल हो सकती हैं, जितनी संभव हो सकती हैं, सब बता दी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप इसको नोट कर लेंगे। अब जितना भी मामला हमने बनाया है पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में, तीसरे समीकरण में, अब इसको हम देखिए एक जगह समेटेंगे, सबको एक जगह समेटेंगे, और एक जगह समेटने के बाद संक्षेप में लिख देंगे। इसको एक जगह लिख लेंगे, इस प्रकार की एक टेबल बनाएंगे कि बस देखते ही सवाल खत्म, देखते ही सवाल खत्म। ठीक है, देखते ही सवाल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हम एक पेज पे किसी ने ये उतारा होगा, दूसरे पेज पे कोई दूसरा नोट किया होगा, तीसरे पेज पे तीसरा नोट किया होगा, और जब भी सवाल आएगा तो सवाल करने बैठेंगे बच्चे तो पहला पेज नोट करेंगे, फिर दूसरा पेज देखेंगे, फिर तीसरा पेज खोलेंगे, कौन सी कंडीशन बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है। तो इसका क्या करेंगे, हम एक टेबल बना देंगे, और उस टेबल के अनुसार आप टेबल रख लेंगे। जब भी सवाल करने बैठेंगे आप टेबल खोल के बैठ जाइए, और सवाल करते करते, क्वेश्चन लगाते लगाते आपको वो टेबल याद हो जाएगी। अपने आप ही सारे कंडीशन वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा आपको। बस ऑनेस्टली आप सवाल करते रहिए। ठीक है, तो आपको टेबल अपने आप याद हो जाएगी। बस एक बार, पहली बार जब आपको टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी तो आपको पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उस टेबल को कागज में बनाकर एक जगह रख लेंगे और सवाल करने बैठ जाएंगे, तो अपने आप सारे सवालों के सॉल्यूशन बिना बताए आते ही जाएंगे। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, और एक सॉल्यूशन देखने के बाद आप स्वयं सवालों को करेंगे। ठीक है, तो देखिए, नोट कीजिए, इसको बनाते हैं टेबल। तो देखिए, यह है हमारी टेबल, क्रम संख्या 1 2 3, 3 समीकरण हमने लिए थे, 3 समीकरण युग्म हमने लिए थे। ठीक है, ये हो गए। अनुपातों की तुलना हम करेंगे इस प्रकार। ग्राफीय निरूपण ये होगा, ग्राफ बनाने के बाद रेखाएं हमारी किस प्रकार की दिखाई देंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती या समांतर, ये ग्राफीय निरूपण होगा। बीजगणितीय निरूपण, यानी बीजगणितीय निरूपण में कहाँ काटेंगे कहाँ नहीं काटेंगे, उसकी क्या वैल्यूज आएंगी, वो होंगे बीजगणितीय निरूपण। तो क्या होगा, केवल एक हल या जो भी है तो देखिए, और ज्यामितीय निरूपण में कि वो रेखाएं किस प्रकार की दिखाई देंगी, किस प्रकार की दिखाई देंगी ज्यामिति में बनाने के बाद। तो समझेंगे यहाँ पर। देखिए इसको संक्षेप में बिल्कुल। तो पहला है, अगर हमारी कंडीशन, हमारे अनुपात, हम तुलना करते हैं पहले दो अनुपातों की और वो बराबर नहीं आते हैं, तो हमें तीसरे अनुपात की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, और सीधा क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, केवल एक हल होगा अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो, और उनकी वो कैसी दिखाई देंगी, इस प्रकार की दिखाई देंगी।
अगर हम अनुपातों की तुलना करते हैं और हमें पहले दोनों अनुपात बराबर मिल जाते हैं तो हमें तीसरे अनुपात की तुलना करना आवश्यक है। और तुलना करने पर हम पाते हैं कि अगर तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, यानी अनंत हल होंगे और रेखाएं इस प्रकार की दिखाई देंगी बनने के बाद। अगर हम देखिए पहले दो अनुपातों की तुलना करते हैं और दोनों बराबर आते हैं तो तीसरे अनुपात की भी तुलना करना आवश्यक है, ये हमने भी बताया आपको। तो यहाँ पर देखिए अनुपात की तुलना करेंगे तो तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा, या तीनों अनुपात बराबर है तो समपाती रेखाएं होंगी। अगर पहले दो अनुपात बराबर हैं, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, ये अभी हम आपको बता चुके हैं। और समांतर रेखाएं आपको इस प्रकार की दिखाई देंगी। तो ये आपकी टेबल है, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप ये टेबल अपने सामने रख लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन करते करते आप एक एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये टेबल आपको पूरी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे, इसको नोट कीजिए। इसको नोट करने के बाद आप क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप सवाल करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के, ठीक है। बाकी हम कल की क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे करने हैं सवाल, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे आप जो भी दे रखे होंगे।